नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं। विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक खेल में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। ईस्ट बंगाल ने मोहन बागान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड 17वीं बार डूरंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स ने सरकार में अपना विश्वास व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ चर्चा में उनसे निरंतर प्रयत्नशील रहने और अंतरिक्ष क्षेत्र का मजबूत इकोसिस्टम तैयार करने की अपील की है। दुनिया भारत के स्टार्टअप को खोजती होगी, भाई कौन है इसमें, क्योंकि एक जब ब्रेक थ्रू होता है तो तुरंत लोगों का ध्यान जाता है। बहुत लोगों को हमें जोड़ना है। हमें ऐसा एक ऑरा खड़ा कर देना चाहिए कि इस फील्ड में दुनिया भर के लोगों को जिंदगी बनानी है, हिंदुस्तान जाओ, भारत की कोई स्टार्टअप से जुड़ जाओ, भारत की कोई स्पेस एजेंसी से जुड़ जाओ। मैं पक्का मानता हूं जी, पूरा टैलेंट पूल जो है एक मैग्नेट की तरह आपके कारण हम खींच सकते हैं और वो हमारी एक बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा अनुकूल माहौल बनाया जाना चाहिए जिससे दुनिया भर के लोग अंतरिक्ष क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए भारत को पसंदीदा गंतव्य के रूप में देखें। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं के काम की भी सराहना की। स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार चांदना ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस बीच राष्ट्र आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। ये दिन हर साल 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। इसी के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की उल्लेखनीय उपलब्धियां देश की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और नवाचार की भावना को आगे बढ़ाने के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई वैश्विक व्यवस्था में भारत लगातार अपने अंतरिक्ष क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। भारत का युवा आज उन क्षेत्रों में काम कर रहा है जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी संभव नहीं थी। भारत का प्राइवेट स्पेस टैलेंट पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहा है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए भारत का स्पेस सेक्टर एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अंतरिक्ष तकनीक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने और भारत को $45 अरब की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अहमदाबाद में तीसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों से स्टार्टअप और उद्योग जगत के लिए अवसर बढ़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्पेस साइंस की इस सुविधा को प्राइवेटाइजेशन करके भारत के लिए अपार संभावनाओं का द्वार सृजित किया गया और जिस तरह की क्षमता प्रोफेसर साराभाई से लेकर के आज तक भारत के महान वैज्ञानिकों ने जिस तरह का मुकाम हासिल किया है, भारत जो आज एक मजबूत स्थिति में इस क्षेत्र में खड़ा है, आने वाले समय में विश्व का अग्रणी और लीडरशिप स्टेटस को प्राप्त करेगा।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्धपोतों और जहाजों के निर्माण में आत्मनिर्भरता को देश की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। उन्होंने भारत को एक बड़ा जहाज निर्माण केंद्र बनाने और उच्च गुणवत्ता वाली रखरखाव सेवाएं देने पर बल दिया। कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और यंत्र इंडिया लिमिटेड की लगभग 3400 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं के भूमि पूजन समारोह में श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता समय की आवश्यकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हमने ये साबित किया है कि आत्मनिर्भरता ये हमारी केवल पॉलिसी नहीं है, आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है और इस पहल में जीआरसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि H1N1 के किसी नए रूप की पहचान नहीं की गई है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान समय में फैल रहा इन्फ्लुएंजा नया नहीं है, ये वर्ष 2025 से अस्तित्व में है। परिषद के अनुसार H1N1 समेत मौसमी इन्फ्लुएंजा अत्यधिक सीमित है। इसके सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सिरदर्द और शरीर में जकड़न शामिल है तथा अधिकतर लोग उचित देखभाल और विश्राम के बाद इससे उबर जाते हैं। परिषद ने कहा कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति को इसकी इन्फ्लुएंजा से जटिलताएं आ सकती हैं। यदि ये लक्षण गंभीर हों तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक का समापन आज ब्रिक्स खेल संयुक्त घोषणा पत्र सर्वसम्मति से स्वीकार करने के साथ हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसमें संवाद, परस्पर सम्मान और समग्रता से ब्रिक्स देशों के बीच खेलों में सहयोग सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। बैठक का मुख्य परिणाम खेल विज्ञान, AI, डिजिटल बदलाव और एथलीटों के प्रदर्शन में सहयोग बढ़ाने के लिए खेल प्रौद्योगिकी पर ब्रिक्स कार्य समूह का गठन करने का प्रस्ताव है। भारत के ब्रिक्स खेल विनिर्माण सम्मेलन के प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला है। पहला इस वर्ष नवंबर में उदयपुर में किए जाने वाला प्रस्ताव है। इससे विनिर्माताओं, निवेशकों, प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों को विशेषज्ञता साझा करके नवाचार को बढ़ावा देने का मंच उपलब्ध होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण पहल ब्रिक्स पारंपरिक और स्वदेशी खेल है जो अक्टूबर में अहमदाबाद में होंगे। इनसे ब्रिक्स देशों की समृद्ध खेल विरासत प्रदर्शित होगी और सांस्कृतिक तथा लोगों के आपसी संबंध सुदृढ़ होंगे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ऐसे ब्रिक्स खेल साझेदारी करने की अपील की जो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर खिलाड़ियों और कोचों के आदान प्रदान, संयुक्त प्रतिस्पर्धाओं और ज्ञान साझाकरण के जरिए व्यवहारिक सहयोग के लिए हो। ब्रिक्स खेल मंत्रियों की सफल बैठक से ब्रिक्स देशों के बीच स्थायी खेल सहयोग का आधार तैयार हुआ है। विशाखापट्टनम से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने और देश की समृद्ध विरासत को विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने में कला और संस्कृति के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में कला तरंगिणी दिल्ली कला महोत्सव में श्री सोनोवाल ने कहा कि महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की रचना पारिजात हरण अंकीय नाट प्रस्तुत करने के लिए देश भर के कलाकार श्रद्धापूर्वक एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीमंत शंकरदेव ने कला, संस्कृति, नृत्य और संगीत के माध्यम से समाज में सांस्कृतिक मूल्यों को लाने के लिए अनेक प्रयास किए। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव ने भारत में एक संस्कार लाने के लिए जो भी उन्होंने कदम उठाई है, कला संस्कृति के द्वारा, नृत्य गीत के द्वारा, इसकी वजह से आज हम 21वीं सदी में दुनिया में अपना मर्यादा पूर्वक परिचय बनाने में हम सफल हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से अपील की है कि वो महिला आरक्षण विधेयक पर राजनीति छोड़े और संसद में इसका समर्थन करे। पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस महिलाओं के समर्थन की केवल बात करती है। उन्होंने इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील की है। देश भर में महिलाओं को 33% आरक्षण मिले, देश की संसद में वो संसद का गौरव बढ़ाएं, ऐसा प्रस्ताव, ऐसा कानून पारित किया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से ये अपील की है कि वो त्वरित रूप से महिला आरक्षण का ये संकल्प देश भर में लागू करने के लिए सहयोग करें। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कल्ट्स एजुकेशन ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर क्लाउड तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौशल की शुरुआत करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 1.5 लाख से अधिक लोगों को एआई और क्लाउड साक्षरता के बारे में आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके अलावा 10,000 भागीदारों को रोजगार योग्य प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि इस पहल में विकसित भारत का विजन परिलक्षित होता है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा का वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 2 दिन की यात्रा के लिए मॉस्को पहुंच चुके हैं। वे रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 दिन का ये सम्मेलन भौतिक और आभासी दोनों माध्यमों से संयुक्त रूप में आयोजित किया जाएगा। देश भर के विभिन्न सुरक्षा बलों और पुलिस बलों के 850 से अधिक अधिकारी सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न समकालीन मुद्दों और चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक एमएल जाट ने आज कहा कि फसल सुधार, कृषि विकास तथा नीति निर्धारण प्रक्रिया के लिए राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण ब्यूरो का मृदा डेटाबेस और सूचना प्रणाली तथा भूमि उपयोग नियोजन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश की प्राथमिकताओं और परिवर्तित आवश्यकताओं के अनुरूप ये संस्थान सही दिशा में प्रगति कर रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने गंगा नदी के संरक्षण से संबंधित नियमों में हाल ही में किए गए बदलाव पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक पीठ ने इस महीने की शुरुआत में जारी की गई एक अधिसूचना पर संज्ञान लिया है। अधिसूचना में कथित तौर पर गंगा नदी को इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में निर्माण निषेध क्षेत्र हटा दिया है। अधिकरण का मानना है कि ये बदलाव वर्तमान पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं शक्ति सिंह। ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वां ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। ईस्ट बंगाल ने कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में मोहन बगान सुपर जायंट्स को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड बराबरी करते हुए 17वीं बार ड्यूरेंट कप जीता। ईस्ट बंगाल के एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में शानदार हैट्रिक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उधर महिला हॉकी विश्व कप में आज रात 10:30 बजे भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा। नीदरलैंड 6 अंकों के साथ पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। चीन के 2 अंक हैं, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के 1-1 अंक हैं। और क्रिकेट में कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट पर 300 रन बनाए। देवदत्त पडिक्कल ने 117 रन, शुभमन गिल ने 50 और यशस्वी जायसवाल ने 45 रन की पारी खेली। भारत पहला टेस्ट जीतकर फिलहाल श्रृंखला में 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, बिहार, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 2 से 3 दिनों तक तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निजी अंतरिक्ष क्षेत्र से नवाचार की वैश्विक छवि बनाने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया, देश में स्वाइन फ्लू का कोई नया स्ट्रेन नहीं है। आश्वासन दिया, वर्तमान टीके प्रभावी बने हुए हैं।
विशाखापट्टनम में ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक खेलों में सहयोग, समावेशिता और आपसी सम्मान को मजबूत करने के लिए संयुक्त घोषणा पत्र को अपनाने के साथ संपन्न हुई। और महिला हॉकी विश्व कप में आज रात भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत को जीतना जरूरी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।